स्वागत दोस्तों आपका चैनल के स्वागत। सामने मौत यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल को बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने क्यों कहा कि प्रियंका गांधी के साथ हो गई थी, उनकी लड़ाई बताएंगे क्या है डिटेल में पूरा मामला दोस्तों, और दोनों के बीच में क्या चल रहा है आपस में विवाद बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए मीम के अध्यक्ष पहुंचे हैं दोस्तों। AIMIM ने अपना व्यक्ति भेजा है, बताएंगे किस बात पर चर्चा चल रही है और क्या समीकरण बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले चाहे जितना भी भ्रम फैला ले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों के बीच में जिस तरीके से आपसी समझदारी और आपसी प्रेम है वो कभी नहीं चेंज हो सकता, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मीडिया में चल रही खबरों के बीच में एक बड़ी जानकारी सामने आती है दोस्तों। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने का फैसला लिया दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने राहुल और प्रियंका के बीच में चल रहे विवाद को लेकर खुलकर बातें बोली है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई बहन के बीच में जिस तरीके का झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों को लेकर, उसी तरीके का झगड़ा मेरे और प्रियंका गांधी के बीच में होता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी के साथ में उनका विवाद हो गया था दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में 22 सालों से काम कर रहा हूं और 22 वर्षों के मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं फैसला लेता हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, चीजों को सोचने के बारे में, चीजों को जानने के बारे में आपका तरीका बदल जाता है। एक बात जिस पर मैं पूरी दृढ़ता के साथ विश्वास रखता हूं वह यह है कि राजनेता को अपने बारे में अधिक खुलकर बोलना चाहिए और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अधिक पारदर्शी होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बीते दिन मेरा और प्रियंका गांधी के बीच में एक मामले को लेकर आपस में विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। कल भी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन आज सुबह फिर उनसे बात करने की कोशिश की तो फिर भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं वायनाड पहुंचा तो फिर प्रियंका गांधी मुझसे बात करने लगी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने भी लगी। यानी जो आपस में विवाद चल रहा था एक दिन पहले का, वो विवाद पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है दोस्तों। यानी आपस में एक बार फिर से दोनों भाई बहनों में प्यार प्रेम देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कई बातों को लेकर विवाद हो जाता है दोस्तों। और कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक विचारों में विश्वास रखती है और इसीलिए कई मामलों को लेकर दोनों नेताओं में आपस में बहस हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेता अगर बोल दे तो उसी को पूरे बीजेपी के लोग ब्रह्म सत्य मानकर उसको पालन करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बहस को लेकर, बातचीत को लेकर रास्ते खुले रहते हैं, इसीलिए कई बार विवाद हो जाता है। राहुल गांधी ने इस किस्से को सुनाते हुए कहा कि मैं वायनाड आया और इसीलिए मेरी बहन मुझसे अब बात करने लगी और खुश दिखाई दे रही है। तो वायनाड ने एक बार फिर से हम दोनों को जोड़ दिया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह किस्सा साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कई मामलों को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन दोनों भाई बहन अपने मतभेद को दूर कर लेते हैं। और जो बीजेपी और खासकर गोदी मीडिया वाले ये फैलाते रहते हैं कि दोनों भाइयों बहनों में इतना ज्यादा विवाद है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दोनों भाई बहन अपने हिसाब से बाद में चीजों को एकजुट कर लेते हैं। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक जबरदस्त तरीके का गेम हो गया। अचानक से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए AIMIM के प्रदेश के अध्यक्ष पहुंच गए दोस्तों। हुआ ये कि राजधानी पटना के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को विधानसभा परिसर के अंदर महागठबंधन के नेता से मुलाकात की है दोस्तों, और खास रणनीति पर चर्चा किया गया है। यानी आने वाले राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। बड़ी बात यह है कि अख्तरुल ईमान यानी AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी कर चुकी है और वो चाहते हैं कि महागठबंधन उनके उम्मीदवार का समर्थन करे। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों के अंदर एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक बार समर्थन मिलना जरूरी है। यानी AIMIM चाहती है कि उसको महागठबंधन का समर्थन मिले दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। बिहार की 5वीं सीट पर, 5वीं राज्यसभा की सीट पर हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने दावा किया कि संख्या बल उनके समर्थन में है, उनके पक्ष में है और वे चुनाव जीतेंगे। उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी और MIM के समर्थन पर उन्होंने विचार करने की बात कही है दोस्तों। दूसरी ओर से NDA भी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। कुल मिलाकर डटकर मुकाबला होगा 5वें सीट पर और AIMIM और राष्ट्रीय जनता दल अगर एकजुट हो जाएगी तो यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी दोस्तों। और तेजस्वी यादव इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यहां से कोई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा जाना चाहिए ताकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी उसके साथ में लेफ्ट पार्टी और AIMIM एकजुट होकर मुस्लिम उम्मीदवार को राज्यसभा की सीट पर जिताए। इसीलिए AIMIM के नेता से बातचीत की गई है दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बातचीत जारी है। इससे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल बयानबाजी हो रही है, बल्कि बातचीत हो रही है और ये अच्छी बात है, क्योंकि बातचीत होगा तो कुछ ना कुछ आपस में मिलकर रास्ता निकाल लिया जाएगा। और जब रास्ते निकल जाते हैं तो फिर बड़े से बड़े काम आराम से हो जाया करते हैं। ऐसे में आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अपमान किया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने। हुआ यह है कि वो जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर गए थे दोस्तों। जब जर्मनी के दौरे पर गए तो उनकी यात्रा जब कंप्लीट हो गई तो उसके बाद वो इंग्लैंड जाना चाहते थे, ब्रिटेन जाना चाहते थे, और ब्रिटेन जाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी इजाजत मांगी, एनओसी मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इनको एनओसी देने से इनकार कर दिया। ये एक अलग ही तरीके का मामला है, जहां पर बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री को बीजेपी की केंद्र सरकार ने एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो इससे वो अपनी यात्रा ब्रिटेन में नहीं कर पाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी वालों में खलबली मची पड़ी है दोस्तों। उन्नाव में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर विधानसभा का चुनाव एक साथ लड़ेंगे और हम लोग सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे। अखिलेश यादव का ये बयान उन नेताओं के हौसले को तोड़ने वाला है जो लोग इस अंदेशे में बैठे हुए थे कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटेगा तो उनको टिकट बेचने का मौका मिलेगा। यानी कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे थे दोस्तों, और समाजवादी पार्टी में भी कुछ लोग थे जो कांग्रेस के साथ में गठबंधन टूटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी अपडेट है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छी बात है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दोनों ने मिलकर बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में हराया हुआ है, तो जो चीज टूटी नहीं है उसको जोड़ने की क्या जरूरत है। यानी जब गठबंधन पहले से ही मजबूत है तो उसको क्यों हाथ लगाने की जरूरत है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव के बयान से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो हितैषी है उनको अच्छा लग रहा होगा कि दोनों पार्टियां एक बार फिर से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और एक बार फिर से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब 24 रिपीट होगा, और अगर 24 दोबारा से दोहराया जाता है तो 27 के अंदर नतीजे इस तरीके से बदलेंगे कि बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होकर साइडलाइन हो जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आईटी ने रेड मारी दोस्तों, और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अखिलेश यादव ने भी बयान जारी किया और इस तरीके की कार्रवाई को सरकारी वसूली की कार्रवाई बताया गया दोस्तों। इसके बाद अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी एसटी हसन के समधी के फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। यानी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी तो समाजवादी पार्टी के नेता के परिवार से जुड़े व्यक्ति के ऊपर ही छापेमारी शुरू कर दी गई है, और इससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक वीडियो क्लिप छोटा सा वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हुए जगदीप धनखड़ कहते हैं कि आजकल मुझे सफेद दाढ़ी वालों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और जिस तरीके का हाल फिलहाल के अंदर एक मामला देखने को मिला था दोस्तों, और उनको पोस्ट से हटाया गया था, उसके बाद इस पूरे मामले को, इस पूरे बयान को एक अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि वो किसी और इशारा करके बयान देने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोगों ने शेयर करते हुए कहा कि हमको समझ में आ रहा है कि आजकल सफेद दाढ़ी वालों से उनको क्यों दिक्कतें होने लगी है, क्यों डर लगने लगा है। ऐसे में आप लोग जान ही रहे होंगे दोस्तों किसको लेकर यह बयान दिया गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि किस और इशारा करना चाहते हैं जगदीप धनखड़। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश के मामले को लेकर अजित पवार के दोनों भतीजे रोहित और योगेंद्र पवार गुरुवार को सुबह बारामती पहुंचे। यहां दोनों ने बारामती ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचकर क्रैश के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए और एयरक्राफ्ट कंपनी वीएसआर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। एनसीपी एसपी के नेता रोहित पवार ने थाने में जाकर कहा कि हमारी पुलिस के साथ में 2 घंटे बातचीत हुई है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उनका कहना है कि एक्सीडेंटल रिपोर्ट फाइनल हुआ है और सीबीआई और सीआईडी मामले की जांच कर रही है, इसलिए हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। रोहित ने डीजीसीए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साथ सीआईडी की भूमिका को लेकर शक जताया है और इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि पुलिस वाले इस पूरे मामले पर हाथ लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन मामला तो पुलिस का बनता है बारामती के अंदर, क्योंकि ये पूरा मामला हुआ था तो इस पर जवाब देना चाहिए। साथ साथ आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को आखिरकार एनसीपी एपी यानी अजित पवार गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी है। पवार की पत्नी सुनेत्रा ने 31 जनवरी को महाराष्ट्र में पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर पोस्ट पर शपथ लिया था दोस्तों, और उसी दिन एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद के सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सुनेत्रा पवार को पार्टी की ओर से विधायक दल का नेता चुना गया था और उसके बाद पार्टी का नेता चुनने के बाद इनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी नियुक्त कर दिया गया है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया था प्रफुल्ल पटेल को दोस्तों। ऐसे में क्योंकि प्रफुल्ल पटेल गुजरात से जुड़े हुए लोग हैं, नेता है, तो उन्हें लेकर नाराजगी जताने के साथ ही एमएनएस पार्टी के नेता राज ठाकरे ने कहा था कि कोई गुजराती व्यक्ति यहां पर आकर किसी पार्टी को ना चलाए, यानी एनसीपी एसपी में प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि एनसीपी एपी एक मराठी पार्टी है। इसके बाद जब दबाव बना तो एनसीपी एपी को लेकर आप जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सुनेत्रा पवार को नियुक्त कर दिया गया है। साथ साथ दोस्तों
अचानक से अपडेट आती है कि बीजेपी सरकार ने बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताब यानी एनसीईआरटी की किताब में बदलाव करते हुए 8th क्लास की किताब यानी सोशल साइंस की जो किताब है उसके अंदर एक टॉपिक ऐड किया है, जोड़ा है, जिस टॉपिक का नाम है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। और इस पूरे टॉपिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार या देश के अन्य कोर्ट के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है और देश भर के अंदर जो केस पेंडिंग चल रहे हैं उस बारे में भी जिक्र किया गया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना शर्त माफी मांगने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस तरीके से देश की सबसे प्रीमियम संस्थानों में से एक संस्थान यानी सबसे बड़ी संस्थान है दोस्तों जो सरकार का एक अंग है उसे बदनाम नहीं करने दिया जा सकता, यानी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और यही कारण है कि न्यायपालिका को लेकर लिखे गए इस किताब के लेख को लेकर नाराजगी जताई गई है दोस्तों। नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाद में कोर्ट के सामने जाकर बीजेपी के नेता ने माफी मांगी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के वकील ने माफी मांगी है दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर जिम्मेदारी तय करेंगे और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और जानबूझकर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए। ऐसे में दोस्तों जजों को लेकर बीजेपी सरकार जो रवैया रखती है उसमें कहीं ना कहीं देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करने की एक साजिश बीजेपी करती है, जिसमें एनजेएसी भी बीजेपी लेकर आई थी और सरकार जजों की नियुक्ति करे इस तरीके का प्रावधान किया गया था। हालांकि बाद में विरोध किया गया तो बार बार बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि जजों की नियुक्ति पर भी जैसे तैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन जजों ने बीजेपी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि देश के न्याय प्रणाली में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, ताकि न्याय प्रणाली को लेकर लोगों के मन में एक शक हो जाए और जब वो शक लोगों के मन में होगा तो बाद में जजों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जजों को किस तरीके से बीजेपी कंट्रोल करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानता है। और आप पूछ रहा है कि आखिर किसके कहने पर ये किताब में बदलाव किया गया और बच्चों को देश के न्याय प्रणाली के बारे में इस तरीके की बातें पढ़ाई जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है दोस्तों। साथ साथ सरकार सोचती है कि यूथ कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार करके आवाज दबा देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर से उठ रही सियासी आवाज अब तेजी से सबके बीच सुनाई दे रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिव को कई और साथियों के साथ में अरेस्ट किया गया था। इसका विरोध जगह जगह किया जा रहा है और विरोध इसलिए इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। और इंडियन यूथ कांग्रेस अलग अलग क्षेत्रों में विरोध जताने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है दोस्तों। हर जगह पर मैदान में उतरकर कहीं पर रेल रोकने की भी जानकारी है, कहीं पर सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी इंडियन यूथ कांग्रेस का समर्थन किया है, युवा मोर्चा का समर्थन करते हुए। राहुल कहते हैं कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो अमेरिका के साथ समझौता करके भारत के विरोध में डील लेकर आ रहा है उस तरीके का प्रधानमंत्री काम कर रहा है, यानी कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है। कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धीरे धीरे ऐसी दिशा में देश के लोकतंत्र को धकेला जा रहा है जहां पर असहमतियों को देशद्रोह और सवाल पूछने की साजिश बताया जा रहा है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठी से। देश के गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों के निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों पर जबरन हटाया गया। एक पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश को अहित पहुंचाने वाले किए गए ट्रेड डील का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और पानी की बौछार और लाठियां यही संवाद का माध्यम बन गया है। जब आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो। ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर सवालों से डरते हैं, जहां असहमतियों को कुचला जाना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। अब जवाब तो बीजेपी के लोगों को देना है इस पूरे मामले पर दोस्तों। साथ साथ लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन कर दिया है दोस्तों। और लोकसभा सचिवालय की ओर से 25 फरवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक पुनर्गठित समिति 6 मार्च से प्रभावी होगी। और लोकसभा सचिवालय के द्वारा बुधवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटका हाईकोर्ट के वरिष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य सदस्य होंगे। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्गठित पैनल 6 मार्च से प्रभावित होगी और प्रभावी होते हुए ये कदम मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की निर्धारित सेवानिवृत्ति के बाद उठाया गया है, जो अगस्त 2025 में संसद के अंदर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस भेजे जाने के बाद गठित मूल 3 सदस्यीय समिति का हिस्सा थे। अब इसके बाद दोबारा से जांच पड़ताल की जाएगी, यानी टाइम लगातार बढ़ाया जा रहा है। जांच पड़ताल करके अंतिम रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद महाभियोग चलाना है नहीं चलाना है ये आगे तय किया जा सकता है। लेकिन जब जांच की रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो फिर महाभियोग पर आगे कार्रवाई क्या होगा। कुल मिलाकर दोस्तों जस्टिस वर्मा को लेकर सवाल ये उठते हैं कि उनके घर पर जो कैश मिला, जला हुआ कैश मिला, वो क्या उन्होंने इलीगल तरीके से कमाए हैं। जस्टिस वर्मा को तब तक पोस्ट से हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली में AI समिट में हुए हंगामे पर बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 के दंगों के आरोपी उमर खालिद से करते हुए दिल्ली भाजपा ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अराजकता का तरीका एक बश देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं, यानी उमर खालिद और राहुल गांधी की तुलना की जा रही है। दोस्तों पहली बात तो यह कि उमर खालिद पर केवल आरोप लगे हुए हैं, आज तक ट्रायल में साबित नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार कि उमर खालिद दंगों में सीधे तौर पर शामिल थे। इससे पता चलता है कि उमर खालिद जेल में केवल इसलिए बंद है क्योंकि पुलिस के लोग ऐसा मानते हैं कि उमर खालिद देश विरोधी हैं, जबकि उनके पास सबूत नहीं है। दोस्तों सबूत होता तो अब तक ट्रायल करके सबूत करके सजा दिलवा दी गई होती, लेकिन उमर खालिद के मामले को लेकर कहीं कोई सबूत दिखाई नहीं देता है। यही बड़ा कारण है कि जबरदस्ती जेल में रखने का मामला है और ऐसे में बार बार जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की जाती है। दोस्तों वहीं पर राहुल गांधी और उमर खालिद की तुलना करते हुए राहुल गांधी को देश विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है, यानी ना तो उमर खालिद के ऊपर देश विरोध का आरोप साबित कर पाए हैं, ना ही राहुल गांधी को लेकर आरोप साबित कर पाए हैं। लेकिन पोस्टरबाजी करने से बीजेपी वाले कहां पीछे हटेंगे, ये फिर से पोस्टरबाजी पर उतारू हो गए हैं। जवाब इनको देना चाहिए कि दिल्ली में सरकार में आ गए ये बोलकर नरेंद्र मोदी से बुलवाकर कि पहले कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए अकाउंट में भेजने का नियम पास कर दिया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आज तक लोग वेट कर रहे हैं दोस्तों, देश की आम जनता को खासकर दिल्ली वालों को 1500 रुपए, 2000 रुपए, 1000 रुपए कुछ भी नहीं मिला दोस्तों। 500 रुपए तक नहीं दिए गए। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर का जो वादा किया गया था कि दीपावली पर देंगे, होली पर देंगे, पिछली दिवाली निकल गई और कोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में नहीं दिया गया गरीबों को। इस बार दावा किया जा रहा है कि होली पर गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन कितना देंगे ये तो इंतजार रहेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के एक मुस्लिम दुकानदार की मदद करने को लेकर और मानवता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मानवतावाद को आगे बढ़ाने वाले जिम संचालक दीपक कुमार की तारीफ करते हुए कि उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, उन्होंने मानवता के लिए ये सारा काम किया और उनकी तारीफ की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने दीपक से मुलाकात की दोस्तों, दीपक से मुलाकात के बाद उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने दीपक से बीते सोमवार को मुलाकात करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि करोड़ों भारतीय नागरिकों के दिल में सद्भाव और मोहब्बत की विचारधारा है, मगर मन में भय है। दीपक ने उन सब को अपने साहस से राहत दिखाई है जो लोग नफरत के खिलाफ समाज में जो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, यानी जो नफरत फैलाना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनके लिए हिम्मत बने हैं दीपक। और एक और बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के 2020 के विधानसभा चुनाव में परपड़गंज के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर मिली हार यानी निर्वाचन को चुनौती दी है। चुनाव को चुनौती देते हुए उन्होंने याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अपील हाईकोर्ट में सुनवाई के योग्य ही नहीं है और मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय, न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 116(a) के तहत चुनाव याचिकाओं से संबंधित हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के खिलाफ सीधा अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में कुल मिलाकर ये झटका है तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता को। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT से जुड़े मामले को लेकर बयान दिया है। दोस्तों कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि NCERT के पुस्तकों के अंदर न्यायपालिका के आलोचनात्मक संदर्भ में जो एक लेख लिखा गया, जो एक चैप्टर ऐड किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताई है, जो उचित भी है, जो सही भी है। दरअसल पिछले एक दशक में जिस तरीके से NCERT की किताबों को बदला जा रहा है, ये शर्मनाक और खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS द्वारा संचालित शरारत और द्वेष से भरी हुई एक कवायद है, यानी RSS के लोग देश के अंदर बच्चों को एक ऐसी चीज पढ़ाना चाहते हैं जिससे देश कमजोर पड़े और संस्थानों पर भी अटैक करने के लिए बच्चों का रास्ता अपनाया जा रहा है। बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है जिससे संस्थान के प्रति, एक इंस्टीट्यूशन के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो संज्ञान लिया है एकदम सही लिया है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो एक नजीर बने। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर
लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बड़ी सेंध लगाने जा रही है। यह दावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया है। सपा और अखिलेश यादव पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि 7% वोट वाली पार्टी उनकी दुकान बंद कर देगी। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान मेरठ में मीडिया से बात करते हुए सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने पर कहा कि अब वो दगे हुए कारतूस है, उनके पास उस तरीके का समर्थन नहीं है जो पहले हुआ करता था। समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि AIMIM 7% ऐसे वोट है जो अपने पक्ष में लेकर जाएगी, जिस कारण से समाजवादी पार्टी और ज्यादा कमजोर पड़ सकती है और समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ेगी तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से स्थिति पूरी तरीके से पलट सकती है और जरूरी है कि ये गठबंधन जरूर बने और मायावती जी को भी साथ में लाने के प्रयास किए जाए। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। वहां लंबे समय से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की जगह DK शिवकुमार को CM बनाने को लेकर सियासी रसाकसी जारी है। अब इस नाटक में तीसरे किरदार की एंट्री हो गई है। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर के समर्थकों ने तुमकुरु में सामने मुख्यमंत्री के सामने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर परमेश्वर का नाम करने की मांग की, नाम आगे करने का मांग किया गया। दोस्तों कुल मिलाकर एक और दावेदार मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर सामने आ रहा है। ऐसे में अगर आप लोग को एक खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।